तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे ब्रांड की जिसकी धुन पर एक जमाने में पूरा देश थिरक रहा था। बोट। सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सालाना बिक्री कर रहा हो और जिसके फाउंडर शार्क टैंक इंडिया पर बैठकर पूरे देश को बिजनेस के गुर सिखा रहे हों। और देखते ही देखते इस कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई 11,800 करोड़ रुपए पर। सच में ये किसी भी नए स्टार्टअप के लिए एक सपने जैसा ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो ब्रांड इतनी तेजी से आसमान छू रहा था, आखिर उसके आईपीओ को अचानक, वो भी एक नहीं दो दो बार क्यों रोकना पड़ा। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को एक बिजनेस केस स्टडी की तरह समझते हैं कि कैसे भारत की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक अचानक इतने बड़े सवालों के घेरे में आ गई। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2016 में, इसके दो फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता के साथ। और पता है मजेदार बात क्या है? इनका पहला प्रोडक्ट कोई ईयरफोन या हेडफोन था ही नहीं, वो था एप्पल का एक मजबूत चार्जिंग केबल। उन्होंने एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को पकड़ा कि एप्पल के केबल चार्जिंग पॉइंट के पास से बहुत जल्दी टूट जाते थे। प्रॉब्लम छोटी सी थी पर मार्केट बहुत बड़ा। देखिए, बोट की सफलता के पीछे ना एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। उन्होंने मार्केट में एक बहुत बड़ी खाली जगह देखी, अच्छी क्वालिटी वाले लेकिन सस्ते ऑडियो प्रोडक्ट्स की जबरदस्त कमी थी। फिर उन्होंने भारतीय ग्राहकों की नब्ज पकड़ी, जिन्हें बास हैवी साउंड बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात, टाइमिंग। 2016 में रिलायंस जियो के आने से डेटा और स्मार्टफोन का जो सैलाब आया, बोट उस लहर पर सवार होने के लिए एकदम तैयार था। और नतीजा, जबरदस्त ग्रोथ। जैसा कि इन आंकड़ों में साफ दिख रहा है, सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5 गुना बढ़ गया। सोचिए, FY20 में 701 करोड़ से सीधा FY23 में 3,377 करोड़। ये किसी रॉकेट से कम नहीं था। लेकिन बोट की कहानी सिर्फ इन नंबर्स की नहीं है, ये मार्केटिंग की भी एक मास्टर क्लास है। और यहीं से हमें एक बड़ा बिजनेस लेसन मिलता है। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेचे, उन्होंने एक वाइब बेचने की कला में महारत हासिल की। जैसा कि अमन गुप्ता ने खुद कहा था, हम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेचते, हम लाइफस्टाइल एक्सेसरीज बेचते हैं। और सच कहूं तो यही एक लाइन उनकी पूरी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का सार है। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, खुद को एक कूल लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह दिखाना। हार्दिक पांड्या और KL राहुल जैसे यूथ आइकॉन्स को अपना चेहरा बनाया, अपने कस्टमर्स को बोट हेड्स नाम देकर एक कम्युनिटी वाली फीलिंग दी। और तो और लैक्मी फैशन वीक के रैंप पर भी अपने प्रोडक्ट्स उतार दिए। इन सब ने मिलकर बोट को सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया और इस सफलता के चमकते हुए महल में दरारें दिखनी शुरू हो गईं। कंपनी के बिजनेस मॉडल की जो नींव थी वो वाइट लेबलिंग पर टिकी थी। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो चीन जैसे देशों से बने बनाए जेनेरिक प्रोडक्ट्स खरीदो, उन पर अपना लोगो चिपकाओ, जोरदार मार्केटिंग करो और बेच दो। और बहुत जल्द इस मॉडल की कीमत चुकानी पड़ी। कस्टमर्स की शिकायतें बढ़ने लगीं कि ईयरबड्स कुछ ही महीनों में खराब हो रहे हैं, कस्टमर सर्विस से कोई जवाब ही नहीं मिलता, प्रोडक्ट्स में कोई नयापन नहीं है, और तो और साउंड क्वालिटी भी हर डिवाइस में अलग अलग मिलती है। और फिर सामने आया एक बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो ब्रांड जोर शोर से मेड इन इंडिया का ढिंडोरा पीट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उनके जॉइंट वेंचर के लिए 90 से 95% कच्चा माल चीन और ताइवान से आ रहा था। ये तो सीधे सीधे कस्टमर के भरोसे पर एक बड़ा सवाल था। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बहुत बड़ा झटका लगना अभी बाकी था। 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख, ये 75 लाख कस्टमर्स का पर्सनल डेटा था जो अप्रैल 2024 में डार्क वेब पर लीक हो गया। इसमें लोगों के नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ शामिल था। ये किसी भी ब्रांड के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये पूरा का पूरा विशाल डेटाबेस डार्क वेब पर बिका, सिर्फ 216 रुपए में। मतलब इससे साफ पता चलता है कि कस्टमर्स के डेटा की सेफ्टी को कितनी कम अहमियत दी गई थी। इन सारी अंदरूनी समस्याओं का असर अब सीधे मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस पर दिखने लगा और बोट धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ खोने लगा। स्मार्टवॉच मार्केट का ही उदाहरण ले लीजिए। 2023 में बोट का मार्केट शेयर 17% था, लेकिन 2025 तक ये गिरकर सिर्फ 14.1% रह गया। वहीं नॉइस जैसे कॉम्पिटिटर्स 26.6% हिस्सेदारी के साथ बहुत आगे निकल गए। और ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि बोट बस नए नए कलर वेरिएंट्स लॉन्च करने में लगा था, जबकि दूसरे ब्रांड्स बेहतर टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स पर फोकस कर रहे थे। अब जरा इन फाइनेंशियल नंबर्स पर भी एक नज़र डालते हैं। FY 2023 में कंपनी को अपनी हिस्ट्री में पहली बार 129.5 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। FY 24 में भी ये घाटा जारी रहा। हाँ, FY 25 में वो वापस प्रॉफिट में तो आ गए, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि FY 25 का ये जो प्रॉफिट था वो सेल्स बढ़ने से नहीं आया था, बल्कि ये आया था एडवर्टाइजिंग और दूसरे खर्चों में जबरदस्त कटौती करके। अब ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स तो हो सकता है, पर ये किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ का साइन तो बिल्कुल नहीं है। और ये सब कुछ हमें ले आता है इस कहानी के सबसे नए और शायद सबसे गंभीर चैप्टर पर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संकट और वो IPO जो बार बार रुकता रहा। जरा इन घटनाओं के सिलसिले को देखिए, ये किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं है। सितंबर 2025 में SEB से IPO की मंजूरी मिलती है, लेकिन ठीक 29 दिन पहले दोनों फाउंडर्स अपनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। फिर ऑडिटर्स एक बड़ी चेतावनी देते हैं कि 3 साल तक कंपनी के असली खाते और बैंकों को दिए गए आंकड़े मैच ही नहीं करते। ऊपर से उसी साल 34% फुल टाइम कर्मचारी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। इतने सारे रेड फ्लैग्स के बाद जनवरी 2026 में IPO को दूसरी बार रोक दिया जाता है। तो आखिर में बोट की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक बिजनेस केस स्टडी के तौर पर यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ जबरदस्त मार्केटिंग और हाइप के दम पर कोई ब्रांड लंबे समय तक टिका रह सकता है, खासकर तब जब उसके पीछे एक मजबूत प्रोडक्ट और कस्टमर्स का अटूट भरोसा ना हो। अब इसी सवाल का जवाब बोट का भविष्य तय करेगा।